हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कौमार भृत्य का, ठीक है, सेकंड पार्ट का बाल पंचकर्म। बाल पंचकर्म 15 मार्क्स का क्वेश्चन खुद से ही बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बाल पंचकर्म का वर्णन करें, या फिर इसके किसी पार्ट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्नेहन, स्वेदन या वमन, विरेचन। इनमें से भी 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन विशेषता ज़्यादातर तो बाल पंचकर्म पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है, और ये 15 मार्क्स में आपको पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने इसकी फर्स्ट वीडियो बना ली थी, फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का कंप्लीट है। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख लें। वैसे ठीक है, अब हम इसका रिकैप कर लेते हैं कि उस वीडियो में हमने कितना पढ़ लिया था। फिर उसके आगे इस वीडियो में हम विशेषकर वमन कर्म और विरेचन कर्म, इन दोनों को ही इसी वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था बाल पंचकर्म, पंचकर्म और बाल पंचकर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पंचकर्म की ही क्रिया अगर बालकों पर की जाती है तो उसे बाल पंचकर्म कहते हैं। बाल मतलब होता है आयु बोधक, यानी कि बालक या फिर छोटे बालक, बड़े बालक, जैसा भी है, तो ये बालकों के लिए बाल बोला गया है। और पंचकर्म मतलब होता है संशोधन चिकित्सा, आपको भी पता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में 2 तरीके की चिकित्साएं बताई गई थी, विशेष रूप से संशोधन और संशमन। संशोधन में डायरेक्ट बताया गया था कि रोग जिस भी दोष के कारण हो रहा है उस दोष को डायरेक्ट बाहर निकाल दो। और संशमन चिकित्सा में क्या बताया गया है कि रोग को आपको बाहर नहीं निकाल, मतलब सॉरी, दोष यानी रोग जिस भी दोष के वजह से हो रहा है, यानी जो भी दोष कुपित हुआ है या बढ़ा है, उसको बाहर नहीं निकालना है, बल्कि उसको मेडिसिन देके शरीर के अंदर ही शांत कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो संशोधन चिकित्सा होती है वो हमारा क्या कहलाती है, पंचकर्म। क्यों? क्योंकि इसमें हम पंचकर्म में जो 5 कर्म हैं उनमें क्या करते हैं, दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको शरीर के अंदर शांत नहीं करते। तो जो संशोधन चिकित्सा के रूल्स हैं वही पंचकर्म में होता है, इसलिए पंचकर्म को संशोधन चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, पंचकर्म जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा है, और पंचकर्म का जो नाम है वो सबसे पहले आचार्य चरक ने लिया है। पंचकर्म जो है इसके अंदर 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन और रक्त मोक्षण। बस्तियाँ विशेषकर अनुवासन और निरोबस्ती होती है। बस्ती को बहुत अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में जब बस्ती पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कभी समझ में नहीं आई होगी तो इसमें सबसे अच्छे से समझ आने वाली है आपको। ठीक है, और पंचकर्म इतना अच्छे से आपको पढ़ना है कि आपका ये चरक में भी यूज़ होगा, तो चरक में भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आगे 4th ईयर में भी पूरा सब्जेक्ट है पंचकर्म में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर इस वीडियो में आप अच्छे से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि संशोधन कर्म या पंचकर्म करने के लिए आपको इनको 3 प्रोसेस में कंप्लीट करना होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म जो होता है वो प्रधान कर्म से पहले की क्रियाएं हैं, और पश्चात कर्म जो होता है वो प्रधान कर्म के बाद की क्रियाएं हैं। और प्रधान कर्म कौन से होते हैं? तो हमारे जो पंचकर्म होता है, जो विशेष कर्म होता है, वो हमारा प्रधान कर्म कहलाता है। जैसे किसी पेशेंट को अगर वमन करवाना है तो सबसे पहले उसके कुछ पूर्व कर्म होंगे, यानी वमन कराने की पहले की क्रियाएं जो होंगी, यानी दीपन, पाचन, औषधियाँ देना, ताकि उसका डाइजेस्टिव पावर जो है वो स्ट्रांग हो सके, स्नेहन, स्वेदन करवाना। तो ये सारे जो होते हैं पूर्व कर्म कहलाते हैं। सारी चीज़ नहीं होता कि ये 3 ही चीज़ करवाना होगा, जितना भी इससे पहले की क्रियाएं होंगी वो सब पूर्व कर्म में आएंगी। और रोगी के रोग को देखते हुए आप उसमें पूर्व कर्म में क्या करना है, ओनली स्नेहन करना है या स्वेदन करना है। जैसे अगर मान लो पित्तज व्याधि है और उसकी वजह से हमें वमन करवाना है, तो उसमें हम स्वेदन नहीं करवाएंगे। ठीक है, दीपन, पाचन या स्नेहन पूर्व कर्म में करवाएंगे। तो इस तरीके से पूर्व कर्म करना होता है। इसके बाद वमन करवाने के बाद जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रिशन, उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए हम उसके रसायन वगैरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो बचे कुचे दोष होंगे जो बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको शांत करने के लिए हम उसे कुछ औषधियाँ देंगे, संशमन औषधियाँ देंगे, जिसको समन चिकित्सा कहते हैं। तो ये सारे कर्म क्या कहलाते हैं? पश्चात कर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पूर्व वीडियो में स्नेहन पढ़ लिया था, इसकी परिभाषा, गुण। चतुर्विध स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्नेह होते हैं यही। ठीक है, स्नेह के योग्य कौन से रोगी होते हैं, अयोग्य रोगी कौन से होते हैं, स्नेह पान का काल क्या होता है,
जैसा हमने बताया था कि सिर्फ मसाज को स्नेहन नहीं कहा जाता, स्नेह को पीना यानी स्नेहपान भी स्नेहन ही कहलाता है। मृदु कोष्ठ वाले जो होते हैं उनको 3 दिन करवाना होता है और क्रूर कोष्ठ वाले को 7 दिन कराना होता है। इसके बाद बताया था स्नेह व्यापत यानी कि अगर स्नेह को उचित मात्रा में ना किया जाए, उचित ढंग से ना किया जाए, तो उससे क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बताया था। इसके बाद हमने स्वेदन पढ़ा था, परिभाषा पढ़ी थी इसकी, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इसके भेद क्या होते हैं। उसके बाद स्वेदन के योग्य रोगी कौन से होते हैं, अयोग्य रोगी कौन से होते हैं, स्वेदन की विधि पढ़ी थी, और फिर उसके बाद स्नेहन को कब स्वेदन को कब बंद कर देना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था। इसके बाद हमने देखा था हस्त स्वेद क्या होता है, ये भी उस वीडियो में कवर किया था। प्रदेश स्वेद को भी कवर किया था। नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद और उपनाह स्वेद और अवगाह स्वेद, यहाँ तक हमने उस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली वमन कर्म और विरेचन कर्म दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम पढ़ाते हैं वमन कर्म। तो वमन कर्म आपने अष्टांग हृदय वगैरह या फिर आपने चरक वगैरह में पढ़ा होगा कि वमन कर्म क्या होता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। वमन कर्म क्या होता है कि अगर दोष को हम शरीर के ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालते हैं तो इस कर्म को वमन कर्म कहते हैं। ठीक है, विशेष रूप से हम कफ दोष को बाहर निकालते हैं, इसलिए जो है वमन कर्म जो है वो कफ दोष के लिए श्रेष्ठ होता है। अब बालक जो होता है उसमें कफ दोष सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उससे कफ दोष जो है उससे रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसको क्या होता है, वमन कर्म जो है वो बालकों के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब अगर बालक बार बार दुग्ध पान करने के बाद अगर स्वयं वमन कर देता है तो कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उसे दैव या मानसी व्याधियाँ कभी कष्ट नहीं देती हैं। ठीक है, और बाल्य अवस्था में कफ प्रधान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो कफ प्रधान व्याधियाँ बालक को सबसे ज़्यादा होती हैं, तो उस केस में वमन कर्म जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब देखेंगे विधि क्या होती है वमन कर्म की बालकों में। तो सबसे पहला जो वमन होता है बालकों में वो गर्भोदक वमन हम बालक को सबसे पहला वमन करवाते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है करवाना। इसमें क्या होता है देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय वो बच्चे के अंदर गंदा पानी या फिर कोई भी गंदे पदार्थ जो भी गर्भ के अंदर से बच्चे के मुंह में अंदर चले जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम बच्चे को उल्टा करके उसके पीठ पे थपकी मार के या फिर उसे ठोक के, मतलब उसको सेंधव लवण वगैरह चटा के उसको वमन करवाते हैं। जो उस समय जो बच्चे को वमन करवाया जाता है उसको, उस वमन को हम क्या कहते हैं, गर्भोदक वमन। ठीक है, तो नवजात शिशु परिचर्या कर्म में सेंधव मिश्रित घृत को लेकर हम बच्चे को चटाकर उसको गर्भोदक वमन कराया जाता है। ठीक है, शिशुओं में जो होती है स्निग्धता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें सद्या वमन ही करवाना चाहिए। काश्यप जो है उन्होंने बताया है कि बालकों में वमन जो है वो 6 वर्ष के बाद ही करवाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बालक होते हैं उनमें अगर हम वमन का प्रयोग करते हैं ज़्यादा तो उनको नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। बालकों को वमन और विरेचन में सहायता देने वाली औषधियों में जो है शर्करा मिश्रित करके चतुर्थ या फिर अष्टम मास में देने का निर्देश किया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारा वमन की विधि। बहुत इजी है, बहुत कम है, छोटी सी विधि है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये इजी भी है, आपको इजली याद भी हो जाएगी। ठीक है, वमन के योग्य की बात करें, कौन से जो रोगी हैं उनको वमन करवाना है, कौन से ऐसे बच्चे हैं तो जिनमें विष दोष, स्तन्य दोष, शोष, उन्माद, अर्बुद वगैरह से पीड़ित हैं, मंदाग्नि, आमा, अतिसार, अजीर्ण, विसर्प से पीड़ित हैं, श्वास काश, नासा, कंठ, ओष्ठ, पाक ऐसा कोई व्याधि है तो उसमें वमन करवाना है। ठीक है, अगर कोई वृद्ध है, दुर्बल है, पिपासित है यानी प्यासा है, छतछीड़ है, बहुत थका हुआ है, क्षुधित है यानी बहुत भूखा है, या फिर उपवासित यानी कि उपवास करे हुए काफ़ी दिनों से, अति मैथुन, व्यायाम, चिंता, गर्भिणी, सुकुमार, अति स्थूल और बालक, इनको वमन नहीं करवाना है, ये वमन के लिए अयोग्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वमन कर्म हो गया है बालकों में। इसके बाद देखेंगे विरेचन कर्म कैसे करवाना है बालकों में और इसका क्या महत्व है। तो विरेचन कर्म जो होता है
इसके द्वारा शरीर के अधोमार्ग यानी गुदा मार्ग से दोषों का हम क्या करते हैं, निर्हरण करते हैं। दोष यानी इसमें भी हम दोषों को बाहर ही निकालते हैं, लेकिन गुदा मार्ग से निकालते हैं। और वमन में हम ऊर्ध्व मार्ग यानी कि मुख से निकालते हैं। ठीक है। शरीर के मल का रेचन यानी कि निर्हरण कराने के कारण ठीक है वमन और विरेचन दोनों ही की ही संज्ञा विरेचन दी जा सकती है। यानी दोष जो है उसमें भी निकल रहे हैं, वमन में भी, इसमें भी निकल रहे हैं, तो वमन को भी विरेचन कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन विरेचन हमेशा अधोमार्ग से अगर हम दोष को निकालते हैं तो ही विरेचन कहा गया है। हम वमन को कह सकते हैं लेकिन कहते नहीं। ठीक है, मान सकते हैं। तो पित्त दोष को निर्हरण करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है विरेचन कर्म। यानी कि अगर कफ दोष को बाहर निकालना है तो सबसे अच्छा कर्म जो है वो है वमन कर्म। और अगर आपको पित्त दोष को बाहर निकालना है तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है, विरेचन कर्म। चरक ने बताया है कि विरेचन द्रव्य 3 तरीके के मेनली होते हैं। एक होता है त्रिव्रत जो कि सुख विरेचन, यानी कि इसमें कष्ट नहीं होता ज़्यादा, तो इसमें हम त्रिव्रत का यूज करते हैं। मृदु विरेचन के लिए हम आरक वध का यूज करते हैं। और तीक्ष्ण विरेचन के लिए स्नुही का प्रयोग हम करते हैं। तो ये विरेचन द्रव्य होते हैं, इनको आप याद रख लेना। ठीक है, आगे भी काम आएंगी। इसके बाद हम देखेंगे विरेचन की विधि क्या होती है। तो उत्तम विधि जो उत्तम तिथि नक्षत्र आदि का विचार करके, सम्यक शयन यानी कि अच्छे से नींद पूरी करके, सम्यक पाचन अच्छे से जो भी उनने खाया है वो पच जाए रोगी ने, आतुर का मन चिंता रहित करना है, विधिवत हवन मंगल कर्म आदि कराने के बाद औषधि देते समय औषधि जो है वो देश काल बल और दोष आदि का विचार करके आपको देना है। ठीक है, जैसा बताया गया था, हमने मतलब पढ़ा था पीछे कि हमारे जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो कुछ 3 प्रकार के हमने याद किया था। ठीक है, तो आरक वध क्या है, विरेचन द्रव्य है। तो आरक वध के गोदे का द्राक्षा रस के साथ 4 से 12 वर्ष तक के बालक में प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखें विरेचन के योग्य रोगी कौन से होते हैं। तो अगर्भ यानी जिसे गर्भ न ठहरता हो, गर्भकामा जो गर्भ की कामना रखती हो, विवर्ण क्षीरा जिसका दूध विवर्ण हो गया हो, स्त्रवत क्षीरा जिसका दुग्ध निरंतर स्त्रवित होता रहता है, मंदाग्नि विष अग्नि से पीड़ित हो, विसर्प रक्तअर्श कामला गुल्म और शोथ से पीड़ित हो, ऐसे रोगियों में विरेचन कर्म करवाना है। और जिसमें स्नेहन ना किया गया हो, या फिर जिसकी कांति या धन नष्ट हो गया हो, जिसका कोष्ठ रिक्त हो, और जो सुकुमार हो, बहुत छोटा हो, बालक हो, कृश हो या फिर स्थूल हो, तृष्णा या पक्षाघात से पीड़ित हो, ऐसे रोगी को विरेचन कर्म नहीं करवाना है। ऐसे रोगी विरेचन कर्म के लिए अयोग्य माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विरेचन कर्म भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वस्ती कर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा बस्ती कर्म और हमारा अगला है नस्य। ठीक है, ये बस्ती के प्रकार हैं। और फिर हाँ, अगली वीडियो में हम बस्ती ही कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे बस्ती पढ़ने की, और अगर हो सकेगा तो नस्य भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।